इंदिरा नूई, ये वो नाम है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी फूड और बेवरेज कंपनियों में से एक पेप्सिको की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो आज हम इसी अविश्वसनीय सफर को समझने की कोशिश करेंगे। 80%। जी हाँ, 80%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो ग्रोथ है जो पेप्सिको ने इंदिरा नूई के 12 साल के सीईओ कार्यकाल में हासिल की। अब सवाल ये उठता है कि ये असाधारण कामयाबी आखिर आई कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो उनके इस सफर को हम 5 अहम हिस्सों में समझेंगे, उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनकी छोड़ी हुई विरासत तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, उनकी जड़ों से। मद्रास में उनकी परवरिश कैसे हुई और कैसे उस माहौल ने एक ऐसी लीडर को तैयार किया जो किसी भी चुनौती से घबराना जानती ही नहीं थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ बताती है कि इंदिरा शुरू से ही कुछ अलग थीं, लीक से हटकर चलने वाली। मतलब जरा सोचिए, बचपन में डिनर टेबल पर उनसे कहा जाता था कि वो दुनिया के किसी लीडर की तरह भाषण दे। यहीं से आप कह सकते हैं उनके बड़े सपनों की बुनियाद रखी गई। और ये किस्सा तो बहुत दिलचस्प है। अमेरिका में अपने पहले इंटरव्यू में जब उन्हें वेस्टर्न कपड़ों में रिजेक्ट कर दिया गया, तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को अपनाने का फैसला किया। अगली बार वो साड़ी पहन कर गईं और कमाल देखिए, उन्हें वो नौकरी मिल गई। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये आत्मविश्वास का वो सबक था जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। चलिए अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां असली इम्तिहान शुरू हुआ। साल था 1994। जब इंदिरा नूई ने पेप्सी को ज्वाइन किया तो कंपनी की हालत बहुत खराब थी। आखिर वो कौन सा बड़ा संकट था जिससे कंपनी जूझ रही थी? $8.5 अरब। सोचिए, इतना बड़ा कर्ज था कंपनी पर। ये वो बोझ था जो पेप्सिको को नीचे खींच रहा था, डुबो रहा था। निवेशक परेशान थे और कंपनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है, पूरी तरह से दिशाहीन। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? कंपनी खुद से ही लड़ रही थी। जी हाँ, पेप्सिको के अलग अलग डिविजन्स, बेवरेज, स्नैक्स, रेस्टोरेंट, ये सब आपस में ही कंपटीशन कर रहे थे, टैलेंट के लिए, रिसोर्सेज के लिए। और इस बीच उनका जो असली कॉम्पिटिटर था, कोका कोला, वो बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करता जा रहा था। अब इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए इंदिरा ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने खुद को 72 घंटों के लिए एक कमरे में बंद कर लिया। उनके साथ थी सिर्फ कॉफी और ढेर सारा डेटा। उन्होंने कंपनी का भविष्य बचाने के लिए हर एक रिपोर्ट, हर एक दस्तावेज को बारीकी से पढ़ा और समझा। और उन्हीं 72 घंटों के मंथन से पेप्सिको के वापस खड़े होने की कहानी शुरू हुई। इंदिरा ने एक ऐसी बोल्ड 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी सामने रखी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी स्ट्रैटेजी 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडियाज पर टिकी थी। पहला, जो कोर बिजनेस नहीं है उसे हटाओ। दूसरा, जो आपकी असली ताकत है उस पर डबल फोकस करो। और तीसरा, नए बाजारों में घुसकर ग्लोबल ग्रोथ हासिल करो। तो उनका पहला और सबसे बड़ा कदम था कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने पिज्जा हट, केएफसी और टाको बेल जैसे जो रेस्टोरेंट बिजनेस थे, उन्हें कंपनी से बिल्कुल अलग कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि अब पेप्सिको अपना पूरा ध्यान अपने मेन काम यानी ड्रिंक्स और स्नैक्स पर लगा सकती थी। और इसका नतीजा बिल्कुल हैरान करने वाला था। बस इस एक फैसले से कंपनी का कर्ज आधे से भी कम हो गया और ऊपर से उन्हें $4.5 अरब कैश भी मिला। इसे कहते हैं एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक। अब जब कर्ज का बोझ हट गया तो इंदिरा ने अपनी स्ट्रैटेजी के दूसरे हिस्से पर काम शुरू किया, स्मार्ट एक्विजिशन, यानी सही कंपनियों को खरीदना। पहले ट्रॉपिकाना और फिर क्वेको ओट्स को खरीदा, जिसके साथ ही उन्हें मिला गेटोरेड जैसा बढ़ता हुआ ब्रांड। इन फैसलों ने पेप्सिको को एक असली पावर हाउस बना दिया। खास तौर पर क्वेकर ओट्स को खरीदना तो एक असली गेम चेंजर था। देखिए कैसे गेटोरेड का मार्केट शेयर लगभग 2 गुना हो गया और उसने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कोका कोला को भी पीछे छोड़ दिया। ये होती है एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी की ताकत। लेकिन इंदिरा नूई की सोच सिर्फ फाइनेंशियल टर्नअराउंड तक ही नहीं रुकी। वो भविष्य को देख सकती थी। उन्होंने बदलते कस्टमर ट्रेंड्स को समझा और एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, परफॉर्मेंस विद पर्पस, यानी उद्देश्य के साथ काम करना। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन जीनियस फ्रेमवर्क बनाया, फन फॉर यू, बेटर फॉर यू और गुड फॉर यू। मतलब फन फॉर यू में थे रेगुलर पेप्सी और लेस जैसे प्रोडक्ट्स, बेटर फॉर यू में थे डाइट पेप्सी और बेक्ड लेस जैसे हेल्दी ऑप्शन,
और गुड फॉर यू में क्वेकर ओट्स और गेटोरेड जैसे पूरी तरह सेहतमंद प्रोडक्ट्स। इस तरह पेप्सिको ने हर तरह के कस्टमर को अपने साथ जोड़ लिया। अपनी मार्केट पोजीशन को और भी मजबूत करने के लिए उन्होंने एक और बोल्ड मूव लिया। उन्होंने मशहूर पेप्सी चैलेंज को वापस जिंदा कर दिया। ये कोका कोला को एक खुली चुनौती थी और इसके रिजल्ट्स वो तो सनसनीखेज थे। ब्लाइंड टेस्ट में 75% लोगों ने कोका कोला के ऊपर पेप्सी को चुना। इस एक कैंपेन ने पूरे बाजार में तहलका मचा दिया और ये साबित कर दिया कि स्वाद के मामले में पेप्सी बेहतर है। तो आखिर में चलिए उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने इंदिरा नूई को इतना कामयाब बनाया और जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। उनकी विरासत हमें कई बातें सिखाती हैं, जैसे कि हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो, सीखते रहो, एक क्लियर विजन रखो, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचो। लेकिन शायद सबसे खास बात वो अपने लोगों की कितनी परवाह करती थी। सोचिए, वो अपनी टीम के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के माता पिता को हाथ से चिट्ठियां लिखकर धन्यवाद देती थी। ये वाकई कमाल है। तो सवाल फिर वही है, एक लीडर सिर्फ सफल नहीं बल्कि क्रांतिकारी कैसे बनता है? इंदिरा नूई की कहानी हमें यही दिखाती है कि बात सिर्फ मुनाफे की नहीं होती, बात होती है एक बड़े मकसद के साथ लीड करने की और एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ने की जो आने वाले लोगों को भी प्रेरणा देती रहे।